हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी इंटरव्यू चल रहा है उसका मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू रिलेटेड होते हैं, जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे पहले 2 लेक्चर में ले चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिस्कस किया था, और सेकंड लेक्चर में मैं बीपीएससी के जो प्रोसीजर होते हैं वो और फ्लैट स्लैब के बारे में डिस्कस किया था। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं चूज किया हूँ आरसीसी का। तो आरसीसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आई होप कि आपको हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आता है आरसीसी होता क्या है। सो आरसीसी, जैसे कि हम जानते हैं, आरसीसी मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये इसका फुल फॉर्म है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मीन्स कि जो कंक्रीटिंग हम करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट करते हैं, मीन्स सरिया डालते हैं। सो इसका नाम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पड़ गया, और सरिया स्टील का होता है। सो दिस इज कॉल्ड आरसीसी। दूसरा है, एक टर्म आता है पीसीसी। सो आरसीसी, पीसीसी एंड पीएससी, ये 3 टर्म हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आरसीसी मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें कोई भी जो स्टील होता है, स्टील बार, वो नहीं डाला जाता है। और तीसरा है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में 2 पार्ट आते हैं, एक को कहते हैं प्री टेंशन कंक्रीट, एक को कहते हैं पोस्ट टेंशन कंक्रीट। तो प्री टेंशन मतलब कि हम पहले जो सरिया होता है उसमें हाई टेंशन वायर यूज करते हैं, जिसको केबल या टंडन बोलते हैं। तो उसको हम पहले खींच जैक लगा के खींचते हैं, फिर कंक्रीटिंग करते हैं। इसके बाद हम उस वायर को, जो हाई टेंशन में रहता है, उसको कट करते हैं, और उसमें जितना भी स्ट्रेस टेंशन के कारण जनरेट होगा वो सारे इंड्यूस्ड हो जाता है कंक्रीट में। तो हम पहले से कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर देते हैं इनसाइड द कंक्रीट। तो दैट इज़ द मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ प्री टेंशनिंग। और पोस्ट टेंशन में क्या होता है कि हम पहले कंक्रीटिंग करते हैं, उसके बीच में डक्ट छोड़ देते हैं, फिर उस डक्ट में हम केबल डालते हैं, इसके बाद जैक लगा के उसको खींचते हैं। तो जितना खींचने में स्ट्रेस जनरेट होता है उस केबल को, उतना ही स्ट्रेस फिर वो कंक्रीट में इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये हम पहले ही कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में इंड्यूस्ड कर देते हैं, ताकि जब वो साइड पे जाता है तो ऊपर से जब लोड होता है तो दोनों न्यूट्रल लोड आता है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो दिस मेथड और प्रोसीजर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। तो आपको बस एक ओवरव्यू रखना है कि रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। प्लेन सीमेंट जो पीसीसी होता है, ये जनरली फुटिंग के नीचे डाला जाता है। जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर करते हैं तो सबसे नीचे पीसीसी डाला जाता है। और भी बहुत जगह पीसीसी का यूज होता है। तो पीसीसी वो कंक्रीट है जिसमें कोई भी सरिया यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है टर्म कि कंक्रीट। व्हाट इज़ कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है। चूँकि आरसीसी से रिलेटेड है तो आपको जानना होगा कंक्रीट होता क्या है। तो कंक्रीट सबसे पहले कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ना कि होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो वाटर मीन्स जो वाटर होता है, तो वो उसकी क्वालिटी है ना, ये सब सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी पे मेंटेन करेगा कंक्रीट पे, कि वाटर कैसा होना चाहिए। तो वाटर जो पोर्टेबल होता है वैसी वाटर हम यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, मतलब फ्री फ्रॉम एनी केमिकल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें चूँकि आरसीसी पार्ट तो नहीं है, ये मटेरियल का पार्ट है। तो आप बीएमसी जब पढ़ेंगे तो उसमें आप ज़रूर इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि वाटर कैसा होना चाहिए, सीमेंट कैसा होना चाहिए, एग्रीगेट कैसा होना चाहिए। इन सब को मिला के हम कंक्रीट बनाते हैं, बस ये समझिए। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सीमेंट का काम क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोहेसिवनेस प्रोवाइड करता है, जिससे पकड़ बनती है कंक्रीट में। और एग्रीगेट वो फिलर का काम करता है। ठीक है, तो एग्रीगेट में फिर 2 पार्ट आता है। एक को कहते हैं कोर्स एग्रीगेट, एक को कहते हैं फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में सैंड वगैरह आ जाता है, कोर्स एग्रीगेट में जो बड़ी साइज की एग्रीगेट होती है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, और भी चीज़ें, मतलब ये सारी मटेरियल के अंडर की चीज़ें हैं। तो मैं आरसीसी में उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंक्रीट क्या होता है। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट कर रहा है कि सैंड्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि सैंड को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है।
तो सैंड को 4 जोन में क्लासीफाई किया गया है और उस जोन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जोन लेना है। मतलब जब हम आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो यू हैव टू चूज द जोन ऑफ दिस एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, दैट इज सैंड। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया है। 2019 में एक अमेंडमेंट आया है IS 456 का, जो लास्ट अमेंडमेंट है। तो उसमें ये जो जोन है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ है, इसी से रिलेटेड है। तो आप ये ज़रूर पढ़ के जाएं। 2019 ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ऑफ IS 456 2000, है ना। ये 2019 में आया था ये अमेंडमेंट। ठीक है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं आरसीसी के, वो भी इंटरव्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। किसी लेक्चर में मैं इसका भी डिस्कस कर लूँगा। तो 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। उसमें से कोई मर्ज किया गया है किसी जोन को, तो आप वो अमेंडमेंट को ज़रूर देख के जाएँ। इसके बाद आता है व्हाट इज़ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो स्ट्रेंथ आपको पता है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो ये शो करता है, पहले हम ड्यूरेबिलिटी को देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी जो है वो ये शो करता है कि हाउ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ कंक्रीट कैन सर्वाइव विदाउट फेल्योर। मतलब बिना फेल करे कितने समय तक वो सर्वाइव कर सकता है कंक्रीट, है ना। मतलब उसकी लाइफ की बात कर रही हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वो रह सकता है, दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ मतलब होता है कि वो, उसकी पावर क्या है, वो कितने लोड तक बियर कर सकता है, कितने लोड को बियर कर सकता है, कितने समय तक कर सकता है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। और मतलब कितनी लोड को बियर कर सकता है, दैट इज स्ट्रेंथ, है ना। कि मतलब सपोज कीजिए कि M25 हम बोले, तो मतलब 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुआ, है ना। तो बाद में हम बताएंगे ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वगैरह क्या होता है, बट ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 25 मतलब उतनी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो कंक्रीट बियर कर लेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और ड्यूरेबिलिटी क्या कहेगा कि वही स्ट्रेंथ कितने सालों तक वो बियर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ठीक। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है दोनों में, ड्यूरेबिलिटी में भी और स्ट्रेंथ में भी। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो को आप ज़रूर पढ़िए, ये कंक्रीट का पार्ट है, ये भी आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो स्ट्रेंथ को ये करता है। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो, अभी मैंने बताया कि सीमेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट में। ठीक है, सीमेंट मेन पार्ट होता है स्ट्रेंथ के लिए, जो पकड़ बनाती है। तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा कब, जब सीमेंट कम होगा। तो सीमेंट कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी जो रेंज लेते हैं हम वाटर सीमेंट का, वो 0.4 से 0.6 के बीच में लेते हैं बाय वेट, वेट के हिसाब से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ड्यूरेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ड्यूरेबिलिटी मीन्स मैंने क्या बताया कि ये कितने समय तक रह सकता है ना, हाउ लॉन्ग। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन क्या है, ओके। तो एक उस पर ये फैक्टर है कि उस पर डिपेंड करेगा एक्सपोजर कंडीशन पे। नेक्स्ट नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड, कितनी नॉमिनल कवर प्रोवाइड किया गया। आपको पता है कि नॉमिनल कवर बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, स्लैब के लिए अलग अलग होता है। तो वो क्यों दिया जाता है, वही ताकि वो इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करे, सरिया में जंग नहीं लगे, है ना, फायर वगैरह सारे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड किया गया उस पर भी डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की टाइप क्या है, क्वालिटी क्या है। ओके, तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। एंड सीमेंट कंटेंट, कि कितने कंटेंट में सीमेंट डाला है। ठीक है, तो सीमेंट कंटेंट पे भी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है। अगर आप सीमेंट कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे तब भी श्रिंकेज होगा, तब भी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट करेगी, और कम डालेंगे तब भी दिक्कत है। तो सीमेंट की जो कंटेंट है वो अप्रोक्सीमेट पड़नी चाहिए एज पर मिक्स डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से जितनी आ रही है प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन हम मिक्स डिज़ाइन से डिसाइड करते हैं। 10262 कोड यूज होता है उसके लिए, IS 456 मतलब IS कोड का 10262, वहाँ से हम डिसाइड करते हैं सीमेंट कंटेंट क्या होगा। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो।
इसके बाद वर्कमैनशिप और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड। वर्कमैनशिप कैसा है ना, मतलब एट द साइट, साइट पे क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि साइट इंजीनियर का काम होता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो कौन कर सकता है, साइट इंजीनियर। हम डिजाइन करके दे देते हैं, बस साइट पे वो एक्चुअल में वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई। तो ये वर्कमैनशिप पे डिपेंड करता है कि वर्कमैनशिप कितनी अच्छी है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितने अच्छे से प्रोवाइड हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ कि नहीं कंक्रीट, है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट है शेप एंड साइज ऑफ मेंबर। मेंबर के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी। सो दिस आर द 6 पैरामीटर ऑन विच दिस ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ये यूपीपीएससी का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। तो इनका एई का जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि व्हाट आर द एक्सपोजर कंडीशंस। एक्सपोजर कंडीशन क्या होते हैं, तो देखिए जब आप इंटरव्यू में बैठे रहते हैं तो अचानक से, चूंकि सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ वास्ट इंजीनियरिंग है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है उसके अंदर, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में उस समय घूम रहा होगा, अचानक से एक छोटा सा चीज़ पूछ दिया जाता है तो यू मे और मे नॉट बी नो एट दैट टाइम, ओके। तो हो जाता है कभी दिमाग से निकल गया, कभी आ जाता है, तो ऐसा ही है एक्सपोजर कंडीशन। तो एक्सपोजर कंडीशन जब मुझे पूछा गया था तो मैं थोड़ा देर ये कहाँ से पूछ रहा है, तो याद आया अच्छा ये आरसीसी का पार्ट है, तो मैं उसको बताया, तो मेरे एक कोई छूट रहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रेगुलर वे में याद कर रखना है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये 5 जो है दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोजर कंडीशन, है ना। जो एक्सपोजर कंडीशन आरसीसी IS 456 कोड जो है उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। दीज आर द 5 एक्सपोजर कंडीशन विच विल टेक इन द डिज़ाइन, ठीक है। इसके हिसाब से आपको ये करना है किसके लिए डिज़ाइन किया गया, माइल्ड के लिए किया गया है कि मॉडरेट के लिए किया गया है, सीवियर के लिए किया गया है, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, उसके हिसाब से करना है। अगर माइल्ड लेते हैं तो हमको जो कवर प्रोवाइड करना है वो कितना 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45, वेरी सीवियर के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए 75, ये कवर है। और जो कंक्रीट की ग्रेड लेंगे वो माइल्ड के लिए M20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मॉडरेट के लिए M25 यानी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है एक्सपोजर कंडीशन के लिए। तो ये 5 एक्सपोजर कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं विथ नॉमिनल कवर एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज, ठीक है। तो आपको या तो कुछ भी पूछ सकता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेते हैं एज पर एक्सपोजर कंडीशन, तो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या लेते हैं M40, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम कितना लेना है। माइल्ड है तो M20 से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पे एंड होता है। तो दिस इज द एक्सपोजर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीप क्या होता है, व्हाट इज क्रीप। वेरी सिंपल क्वेश्चन और रिपीटेडली पूछा जाता है क्रीप क्या होता है। सो क्रीप जो है वो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है ड्यू टू सस्टेन लोड, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि कहीं पे जैसे सपोज कोई पंखा टंगा हुआ है छत में, है ना, तो वो क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट और सस्टेन्ड लोड है और वो कंटिन्यूस रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब क्रीप, ऐसे समझिए कि ये एक कोई भी पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, अब यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया पंखा का, सपोज पंखा लटका हुआ है छत पे, तो ये पंखा फोर्स लगा रहा था, अब ये पार्टिकल यहाँ था, ये धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। फिर जब आप ये पंखा खोल लेते तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन भूल जाता है हमको कहाँ जाना है। तो इसके कारण क्या होता है, एक गैप जनरेट हो जाता है। ये पार्टिकल यहाँ था पहले, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रीप। उसके कारण थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है। सो दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रीप, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं, ओके। दूसरा है व्हाट इज क्रीप स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन क्या होता है, तो क्रीप कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज क्रीप स्ट्रेन। क्रीप कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। अब आता है पॉइंट कि क्रीप कोफिशिएंट क्या है, तो क्रीप कोफिशिएंट क्या है, इसको बोलते हैं थीटा। क्रीप कोफिशिएंट को थीटा से डिपेंड करते हैं। तो ये भी IS 456 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, IS 456 कोड में आपको मिल जाएगा। तो क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड करता है एज पे कि कंक्रीट की एज क्या है। तो 7 दिन के लिए जो है, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, क्रीप कोफिशिएंट इधर होगा, ठीक है, और एज जो होगा वो इधर होगा। ये एज है, एज ऑफ कंक्रीट, और इधर है आपका क्रीप कोफिशिएंट थीटा,
ठीक है। तो जब 7 डेज है तो उसके लिए 2.2, 28 डेज है तो 1.6, 1 ईयर है तो 1.1। मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्रिप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एज पे, कंक्रीट के एज पे 7 दिन के लिए 2.2 है, लेकिन जैसे जैसे हम 1 ईयर पे जाते हैं तो ये 1.1 हो जाता है कोफिशिएंट, क्रिप कोफिशिएंट। तो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे इलास्टिक स्ट्रेंथ से, तो वो हमको क्या देगा, क्रिप स्ट्रेंथ दे देगा। ओके। तो इसकी जो थीटा है ये हमें और एक जगह काम आता है कि जब हम लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी निकालते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, मॉडुलर रेशियो एम, तो वहाँ पे भी आपको ये काम आता है। दैट इज, देखिए यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ई सी एल इज इक्वल टू ई सी यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। यहाँ पे जो थीटा वो यही है, क्रिप कोफिशिएंट। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगा थीटा की वैल्यू कम होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम कंक्रीट की एज बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए, आप जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब एज बढ़ाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे आप एज बढ़ाते हैं थीटा की वैल्यू कम होगी, और थीटा डिनोमिनेटर में है, तो थीटा की वैल्यू कम होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए एज बढ़ने के साथ इलास्टिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मिक्स्ड और डिजाइन मिक्स्ड, ये दोनों में डिफरेंस। ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स इज hypothetically assumed value without considering the quality, it is used up to M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब जो नॉमिनल मिक्स होता है वो हाइपोथेटिकली एज्यूम किया जाता है, कोई भी उसका जो क्वालिटी कंसिडर नहीं करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए नॉमिनल मिक्स जो होता है वो सिर्फ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक ही होता है, अप टू M20। उससे हायर ग्रेड का कंक्रीट है उसके लिए हम नॉमिनल मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं देता है वो। सो जो डिजाइन मिक्स्ड कंक्रीट होता है, बट डिजाइन मिक्स्ड कंक्रीट इज द मिक्स्ड विच इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो डिजाइन मिक्स जो होता है वो उसमें क्वालिटी कंसिडर करते हैं हम, इसलिए वो M20 एंड अबव के लिए हम यूज करते हैं डिजाइन मिक्स। अप टू M20 तक नॉमिनल मिक्स चलता है, जैसे PCC वगैरह है तो वो नॉमिनल मिक्स के लिए चल जाता है, लेकिन RCC जो होता है उसका मिनिमम ग्रेड M20 है, तो वो आपको डिजाइन मिक्स में आता है, डिजाइन मिक्स करना पड़ता है। तो डिजाइन मिक्स में क्या बोलेंगे कि दैट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज यूज्ड फॉर M20 एंड अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, so this is difference in डिजाइन मिक्स्ड एंड नॉमिनल मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड स्पेसिमेन। सैंपल और स्पेसिमेन में क्या अंतर है। तो आपको पता है सैंपल इज ए टेस्टिंग ऑफ 3 क्यूब्स, बट स्पेसिमेन इज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सैंपल। मतलब एक सैंपल लेते हैं, सपोज 3, जैसे हम क्यूब कास्ट करते हैं तो 3 क्यूब का एक सैंपल हुआ। ठीक है, क्यूब नंबर दे दो 1 2 3, ये 3 क्यूब हमने कास्ट किया, इस 3 क्यूब को एक सैंपल बोलेंगे, है ना। और एक जो क्यूब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिमेन। मतलब एक क्यूब हो गया स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन का एक सैंपल, 3 स्पेसिमेन का एक सैंपल। तो जो इंडिविजुअल मेंबर होगा दैट इज कॉल्ड सैंपल, नहीं, जो इंडिविजुअल मेंबर होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन, और तीनों मेंबर मिला के क्या कहलाएगा, एक सैंपल कहलाएगा। ठीक है, तो एक सैंपल ले लिया उसमें 3 स्पेसिमेन है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज सैंपल एंड स्पेसिमेन। नेक्स्ट है नॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है कि जब आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपको निकालना होता है। तो इसमें हम ये कर्व यूज करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है एक्सट्रीम, तो इसको मीन वैल्यू बोलते हैं। यहाँ से जीरो, सेंटर पे जीरो लेके चलते हैं और यहाँ से ये डिविएट होते रहता है। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड में डिविएशन मीन्स क्या हुआ कि कितना डिविएट कर रहा है। ठीक है, एक कोई फिक्स्ड वैल्यू हम लेके चलते हैं कि चलो इतने से, इस मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर रहा है।
तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे 0 लेते हैं, तो इसके दोनों साइड हम लेके देखते हैं, पहले 1 सिग्मा लेके देखते हैं, फिर 2 सिग्मा लेके देखते हैं, फिर 3 सिग्मा लेके देखते हैं, तो उतने तक कितने परसेंटेज कवर हो जाता है। तो जब आप 1 सिग्मा लेके देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, जब हम प्लॉट करते हैं, तो 1 सिग्मा के अंतर्गत जो एरिया अंडर द कर्व आता है दैट इज 34.1%, इस साइड आएगा माइनस सिग्मा साइड, और उधर जो जाएगा वो किधर जाएगा 34.1%। तो दोनों के बीच में कितना आ गया 68.2%। तो मतलब 1 सिग्मा के लिए डिविएशन के लिए कितना एरिया कवर किया 68.2%। 2 सिग्मा के लिए कितना कवर किया, दोनों जोड़ देंगे तो 95। तो ये वाला पूरा एरिया जो हो जाएगा, सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा ये पूरा एरिया जो हो जाएगा यहाँ तक 2 सिग्मा तक, ये कितने अंडर आएगा 95.4% तक। और जब आप 3 सिग्मा तक लेते हैं तो ऑलरेडी 99.7% तक ये लेके चला जाता है, 99.7% तक एरिया कवर हो जाता है 3 सिग्मा डिविएशन तक। ठीक है, 3 सिग्मा दोनों साइड लेते हैं तो 99.7% एरिया कवर कर लेता है। तो जबकि हम डिफाइन करते हैं, एक टर्म आता है FCK RCC में, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट विल फेल। 5% से ज़्यादा जो टेस्ट रिजल्ट है वो फॉल नहीं करेगा। 95% जो है वो सक्सेस होगा, 5% तक फेल हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो मतलब उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हमने क्यूब का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने तीन स्पेसमेन का एक सैंपल लिया, इस तरह से हमने 9 सैंपल लिया, ठीक है, और सबको मैंने टेस्ट किया। तो उसमें से सपोज कीजिए 95% जो टेस्ट है, अगर हम M20 के लिए उसको किए हैं, तो 95% केस में जो स्ट्रेंथ आया वो 20 से ज़्यादा आया, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे ज़्यादा आया, है ना। 5% में ही जो है वो फेल किया, तो उसको बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मतलब हाँ, जिसके लिए हम डिज़ाइन किए हैं वो डिज़ाइन हमारा सही है, क्योंकि 95% केस तक ये M20 ग्रेड दे रहा है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ऊपर ही फेल हो रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे FCK। तो इसलिए 5% से कम को हम छोड़ देते हैं, उससे ऊपर ले लेते हैं। तो आप जब 3 सिग्मा जाते हैं तो ऑलरेडी 99.7% तक ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये FCK होता है, तो मीन वैल्यू होगा FCK। तो यहाँ से हम टारगेट निकालते हैं कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि FCK, आगे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। FCK अभी बताऊंगा आगे। मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने का। ये आई थिंक आप मैथमेटिक्स में जब सैम्पलिंग पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में ये चीज़ें जरूर पढ़े होंगे आप। दैट इज़ y इक्वल टू 1/√2 पाई e⁻² तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फार्मूला, जहाँ से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे z क्या है, तो z इज इक्वल टू होता है f माइनस FM/सिग्मा। मतलब मीन से कितना डिविएट हो रहा है, तो f जो होता है वो कोई भी स्ट्रेंथ मान लीजिए f है, माइनस उसकी मीन कितना है डिवाइडेड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ से हम z निकाल लेते हैं, z की वैल्यू, ठीक है। तो कितना वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या है, तो उसमें से मतलब x माइनस एक्स बार, ऐसे समझिए x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ से आपको z फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और वो z फैक्टर से आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब इसमें आता है ये सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताया मैंने। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो क्या होता है, अगर इसको स्क्वायर कर दें सिग्मा स्क्वायर तो उसको बोलते हैं वेरिएंस, है ना। इसी का रूट ले लेंगे तो उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैंने यहाँ पे रूट ले लिया तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। तो ये क्या होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। तो इसका समीशन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे हम FCK की बात कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए f के टर्म में लिखा हुआ है ना। तो f माइनस FM डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर, इसका समीशन ले लेते हैं। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब यहीं से निकल के आ जाता है FM, है ना। तो FM मतलब मीन, तो FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। तो इसी को हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, FT इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे FT क्या हो जाएगा FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। FCK आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और 1.65 क्या है
1.65 है, वो जो कर्व होता है, कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो कर्व डिविएट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो वो 1.65 के आसपास उसका वो निकल के आता है। तो एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, ये होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो यहाँ से आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे सिग्मा क्या लेता है, तो कोड जब IS 456 आप देखेंगे, है ना, तो उसमें सिग्मा की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है उन्होंने, है ना, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सिग्मा की वैल्यू देखिए, जैसे 3.5 लेते हैं अप टू M15 तक 3.5 लेते हैं, M20 और 25 के लिए लेते हैं 4, और 25 एंड एबव, ठीक है, उससे 25 से एबव ऐसे बोल दीजिए, ग्रेटर देन 25 के लिए हम लेते हैं इसकी वैल्यू 5, सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से FT निकाल लीजिए। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि स्ट्रेंथ जो लेते हैं, स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होता है 28 डेज पे हम काउंट करते हैं कि वो मैक्सिमम दे देता है ना, 90% स्ट्रेंथ, 99% स्ट्रेंथ दे देता है आपका। तो 28 दिन पे जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं FCK, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और आफ्टर 6 मंथ जो होता है दैट इज़ 1.2 FCK, मतलब 20% बढ़ जाता है, 1.2 FCK 6 मंथ, 1 साल तक लगभग गेन करता है वो स्ट्रेंथ। वैसे थ्रू आउट द लाइफ करते रहता है थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में वो डिक्रीज करता है। इसके बाद आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट की ग्रेड क्या होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी तक मैंने आपको बताते आ रहा हूँ, ऊपर भी बताया, M20, M30, ये सब क्या है, ये ग्रेड है कंक्रीट का। तो कंक्रीट की ग्रेड में M, जैसे M20 मैंने बोला, तो M क्या है, मिक्स है, 20 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जिसका अभी जिक्र किया मैंने 5% वाला, तो उसको बोलते हैं 20 न्यूटन पर mm², है ना। तो M20 ओवरऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब वो क्लासीफाई किया गया है एज पर IS 456, ऑर्डनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ऑर्डनरी कंक्रीट क्या होता है, M20 से लेकर M10 से लेकर 20 तक को ऑर्डनरी कंक्रीट लेते हैं, इसमें 3 आता है, M10, M15, M20, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से लेके 60 तक। देखिए पहले M60 जो था वो M55 तक ही था, अब जो है M60 तक आ गया स्टैंडर्ड, उससे ऊपर चला गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट जो है M25 से लेके M60 तक है, पहले ये M55 तक था। तो अब M60 को जो है हाई स्ट्रेंथ से स्टैंडर्ड कंक्रीट में डाल दिया गया है, ये अमेंडमेंट हुआ है IS 456 में, आपको ध्यान रखना है। और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा वो M65 से लेके M100 तक, जो नया कोड है अमेंडमेंट के बाद वो 100 तक लिया गया है, M65 से M100 हाई स्ट्रेंथ। तो 3 ग्रेड हो गई, ऑर्डनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डनरी कंक्रीट में 3, 10 से लेके 20 तक, और स्टैंडर्ड में 25 से लेके 60 तक, हाई स्ट्रेंथ में 65 से लेके 100 तक। तो ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टिंग। तो हम कंक्रीट का जो टेस्ट करते हैं वो कंप्रेसिव भी करते हैं, फ्लैग्रल टेस्ट जिसको रप्चर भी बोलते हैं वो भी करते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है कंक्रीट का, चूँकि ब्रिटल मटेरियल है, आपको पता है कंक्रीट इज ब्रिटल मटेरियल, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा, कंप्रेशन में, ठीक है। तो कंप्रेसिव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये 3 टेस्ट हम कंक्रीट की करते हैं। तो लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा, इसके बाद लेक्चर को मैं बंद करूंगा आज के लिए। तो लास्ट 2 पार्ट है, एक होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट, एक होता है डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो है ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का, जैसे हाई कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ग्रेड बढ़ेगी, तो ये कर्व जो है बढ़ते रहेगा। स्ट्रेस इस साइड लिया मैंने y एक्सिस में, और स्ट्रेन लिया मैंने x एक्सिस में। तो अब ये हो गया लो स्ट्रेंथ कंक्रीट का, ठीक है, ये वाला कर्व यहाँ पे फेल हो गया, ये हो गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का कर्व। तो इस तरह से कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, तो जैसे एक बार यील्ड पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद सीधे ब्रेक हो जाता है थोड़ा सा नीचे जाके, ये ग्राफ ऐसे सीधे धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पे, आजकल तो कंप्यूटराइज हो गई टेस्टिंग, तो कंप्यूटर पे आपको ग्राफ दिख जाएगा। तो हाई स्ट्रेंथ का एबव रहेगा लो स्ट्रेंथ से। और डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये जो एज पर IS 456 में भी आपको ये कोड मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें देखिए y एक्सिस में मैं दिखाया हूँ 0.67 FCK, ये इसका फैक्टर है डिवाइडेड बाय गामा m0, ये जो है पार्सल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ये यूज करते हैं। तो 0.67 FCK डिवाइड बाय गामा m, तो 0.2% पे लेते हैं, 0.35% पे इधर स्ट्रेन है, तो 0.2% तक जो है ये पैराबोलिकली वेरी करता है, और अप टू 0.35 यानी 0.0035
यहाँ तक जो स्ट्रेन आएगा तो यहाँ पे इसके 0.2 से 0.35 तक के बीच में क्या होता है, लीनियर होता है। तो इधर पैराबोलिक इधर लीनियर, तो इसका जो शेप होगा आधा रेक्टेंगल हो जाता है, आधा पैराबोलिक रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो गेमा डब्लू नहीं होगा, ये गेमा एम होगा। ठीक है, तो गेमा एम जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। अगर सर्विसिबिलिटी स्टेट में रहता है तो 1 लेते हैं, और लिमिट स्टेट में अगर है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी में तो 1 और कोलैप्स में है तो 1.5, ये लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपके लिए अच्छा होगा। इंटरव्यू की बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। तो आप ऐसे ही थोड़ा लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज़ इंटरव्यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।